दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के लिए समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, दिन भर की पढ़ाई के बाद अगर आप 10 से 15 मिनट देकर समान अध्ययन का डेली प्रैक्टिस या रिवीजन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की अपनी कड़ी में प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये किसने प्रारंभ किया था? विकल्प ए है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, विकल्प बी है इल्तुतमिश द्वारा, विकल्प सी है बलबन द्वारा और विकल्प डी है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? किसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये प्रारंभ किया था? इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। आपको बता दें, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। और गुलाम वंश जो चला भारतीय इतिहास में, वो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। आपको बता दें कि बलबन भी इल्तुतमिश के टाइम में गुलाम था और इसने गुलामी के लिए जो एक संस्था बनाई गई थी गुलाम चहलगामी, उसको ख़त्म करने का काम बलबन ने किया था। आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक प्रमुख सम्राट था और खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे, याद रखिए। अगला सवाल है दूसरा, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया? तो विकल्प ए है नसरुद्दीन कुबाचा का, विकल्प बी है जलालुद्दीन मंगबरनी का, विकल्प सी है यल्दूज का और विकल्प डी है इल्तुतमिश का। इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी कि जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच चुका था। आपको बता दें कि ये चंगेज खां बेसिकली मंगोल का निवासी था। मंगोलों में प्रायः ये यायावरी जीवन व्यतीत करते थे, मांस भक्षण करते थे और इनके समाज में यानी इनके कबीलों में स्त्री का सम्मान नहीं होता था, लेकिन माँ का सम्मान जो है होता था। जो जलालुद्दीन मंगबरनी थे उनके दामाद का नाम अलाउद्दीन खिलजी था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इल्तुतमिश मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया कि ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। इन्होंने एक नींव डाली कुतुब मीनार की इन्होंने नींव डाली दिल्ली में, और इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। तो ये याद रखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली का कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे? आपको बताना है पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उस समय पेशवा कौन थे? विकल्प ए है बालाजी बाजीराव, विकल्प बी है माधवराव, विकल्प सी है बालाजी द्वितीय और विकल्प डी है बाजीराव प्रथम। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए यानी कि बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे, यानी मराठा पेशवा थे। आपको बता दें, मराठा पेशवा तृतीय युद्ध में यानी कि बालाजी बाजीराव हार गए थे। रीजन ये था कि इनकी जो युद्ध करने की तकनीक थी उसके बजाय यानी कि छापा मार युद्ध के बजाय इन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी को सीधे युद्ध में भेज दिया। इस कारण इनके पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें बालाजी बाजीराव हार गए थे। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, ये याद रखिए। 1556 में पहला हुआ, 1526 में हुआ था, और दूसरा 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है चौथा, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा के पास में कौन सा द्वीप स्थित है जो प्रशांत महासागर में है? विकल्प ए है हवाई, विकल्प बी है फिजी, विकल्प सी है सोलोमन और विकल्प डी है गैलापागोस। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी यानी गैलापागोस प्रशांत महासागर में स्थित है और भूमध्य रेखा के सबसे निकट में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से आपको बता दें कि ये जो गैलापागोस है ये बेसिकली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी साइड में स्थित है। यहाँ पे जो जल पक्षी होते हैं काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उनका जो खाद के रूप में, उनका जो मल होता है खाद के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है गैलापागोस। अगला सवाल है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्मानुसार साक्षरता का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम बताना है आपको। भारत में धर्म के अनुसार साक्षरता का जो अवरोही क्रम है वो बताना है। विकल्प ए है बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख, विकल्प बी है ईसाई, सिख, जैन, बुद्ध, विकल्प
सी है जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख और विकल्प डी है जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध। तो आपको बताना है कि भारत में धर्म के अनुसार साक्षरता का जो आरोही क्रम है वो कौन सा सही होगा। इसका विकल्प डी यानी कि जैन, ईसाई, सिख और बौद्ध ये सही विकल्प है। सबसे ज़्यादा जो धर्म के अनुसार साक्षरता है वो जैन में है, फिर ईसाई में है, फिर सिख में है और फिर बौद्ध में है। अगला सवाल है दोस्तों छठा, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो इनमें से कौन सी नदी है। आपको बताना है। विकल्प ए है महानदी, विकल्प बी है स्वर्ण रेखा, विकल्प सी है नर्मदा और विकल्प डी है कावेरी। तो इसका सही विकल्प बताएं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका सही विकल्प है विकल्प सी यानी कि नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपको बता दें भ्रंश घाटी से होकर दो नदियां बहती हैं भारत में, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ये दोनों जो है पश्चिम की ओर बहते हुए जो हमारा अरेबियन सी है वहाँ पे गिरती हैं और ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। महानदी की बात करें तो ये बेसिकली ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहती हैं, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जाके ये अपना पानी ड्रॉप आउट करती है। कावेरी जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक प्रमुख नदी है, तमिलनाडु में कावेरी प्रमुख नदी है। अक्सर कावेरी जल विवाद हमें अखबारों की सुर्खियों में मिलता है। ये तमिलनाडु और 2-3 स्टेट और हैं उनके बीच में ये विवाद रहता है। अगला सवाल है सातवां, पंचायत की सरपंच का चुनाव कैसे होता है। विकल्प ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, विकल्प बी पंचायत के सरपंचों द्वारा, विकल्प सी राज्य सरकार द्वारा मनोनयन से और विकल्प डी है जिलाधीश के मनोनयन से। तो दोस्तों बताएं कि पंचायत का के जो सरपंच होते हैं उनका चुनाव किस टाइप से होता है, आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प ए यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है। आपको बता दें भारत में विकेंद्रीकरण को फैलाने के लिए यानी डिसेंट्रलाइज करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा जो तरीका रहेगा वो ये है पंचायती राज्यों का गठन किया जाए। तो उनके सुझाव के अनुसार 73वें जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया था। इसके तहत अनुसूची जो जोड़ी गई थी संविधान में, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और अनुच्छेद जो है 243 से 243 तक जोड़ी गई थी। आपको बता दें पंचायती राज की जो पहली शुरुआत की गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी। तो आपको बता दें 1959 में सबसे पहले पंचायती राज की जो शुरुआत की गई थी वो नागौर राजस्थान में है, ये वहाँ से की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुरुआत किया था। अगला सवाल है दोस्तों आठवां, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। तो विकल्प ए है ठक्कर आयोग, विकल्प बी है सहाय आयोग, विकल्प सी है मंडल आयोग और विकल्प डी है सरकारी आयोग। तो इसका सही विकल्प बताना है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस टाइप के होने चाहिए। इसको लेकर एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का नाम बताना है आपको। तो ये था विकल्प डी यानी कि सरकारी आयोग। सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था ताकि एक मजबूत जो देश का ढांचा होना चाहिए, वो एक संघात्मक जो विशेषता है हमारे संविधान की, उसको बनाए रखा जा सके। 9वां सवाल है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। हमारे संविधान में 12 अनुसूची है वर्तमान में, आपको बता दें। तो उसमें आपको बताना है कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें किसके बारे में बताया गया है। विकल्प ए है भाषाओं की सूची, विकल्प बी प्रांतीय संगीत तथा उभयनिष्ठ यानी कि जो समवर्ती सूची बोलते हैं ये सूची, तीसरा है शपथ एवं स्वीकृति की सूची और विकल्प डी है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व। आपको बताना है कि 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। इसका सही विकल्प कौन सा होगा। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी यानी प्रांतीय संघीय और जो उभयनिष्ठ या समवर्ती सूची है उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया। भारत में जो शक्तियों का बंटवारा है दोस्तों, तो संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। उसमें प्रांतीय संघीय और उभयनिष्ठ 3 टाइप के से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। प्रांतीय में राज्य नियम बना सकते हैं, संघीय जो सूची है उसमें केंद्र सरकार नियम बनाती है और उभयनिष्ठ सूची में या समवर्ती सूची में
दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में समानता है यानी राज्य और केंद्र में बनाए गए कानूनों में समानता है तो केंद्र को पहली वरीयता दी जाएगी। अगला सवाल है मुक्त व्यापार का अभिप्राय है। तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय किससे है आपको बताना है। पहला है एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन। विकल्प बी है माल का निःशुल्क संचालन। विकल्प सी है माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। और विकल्प डी है निःशुल्क व्यापार। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प सी, यानी माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। ऐसा जो व्यापार होता है उसे मुक्त व्यापार की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों कई देश एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार रखने तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए FTA जिसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने किया है, जिसे मुक्त व्यापार जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, जिसके तहत माल और सेवाओं को अनियंत्रित तरीके से आदान प्रदान हो सकता है बिना किसी टैरिफ, शुल्क या किसी बाधा के। 11वां सवाल है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध ना हो, नो रिलेशन विद द ग्लोबल। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? विकल्प ए है समाजवादी अर्थव्यवस्था। विकल्प बी है समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। विकल्प सी है मुक्त अर्थव्यवस्था। और विकल्प डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या कहेंगे जो विश्व के किसी दूसरे देशों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी समृद्ध या बंद इकोनॉमी, यानी इसे बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी जो है ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसका शेष विश्व से कोई लेना देना नहीं होता। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसमें सोशल वेलफेयर को पहले प्राथमिकता दी जाती है और सरकार इस चीज़ योजनाओं को शुरू करके इस बात का ध्यान रखती है। मुक्त अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से डायरेक्टली जुड़ती है बिना किसी बाधा के, फ्री इकोनॉमी बोलते हैं इसको। और याद रखें मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो समाजवादी और प्राइवेट, निजी दोनों को लेकर एक साथ चलती है, यानी कि उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी तत्व होंगे और जो निजी प्राइवेटाइजेशन वाला प्रॉब्लम होता है उसको भी साथ में लेकर चलते हैं। इसके तहत ही जितने भी PPP परियोजनाएं बनाई जाती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्योतक होते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी प्रतिनिधित्व होता है। अगला सवाल है 12वां अल्प ब्याज नीति को और किस नाम से जानते हैं? तो विकल्प ए है सस्ती मुद्रा नीति। विकल्प बी है आय सृजन नीति। विकल्प सी है महंगी मुद्रा नीति। और विकल्प डी है निवेश नीति। तो आपको बताना है अल्प ब्याज नीति को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प इसका क्या होगा दोस्तों, बताएं आप। जी हाँ, इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, यानी सस्ती मुद्रा नीति, यानी सॉफ्ट करेंसी पॉलिसी जो होती है उसे अल्प ब्याज नीति के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 13वां विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? प्रत्येक विटामिन का अपना एक रासायनिक नाम है, बायोलॉजिकल नेम भी है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ या ई जो भी है। उसमें विटामिन 2 का बताना है कि इसका अन्य नाम यानी इसका साइंटिफिक नाम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नाम कौन सा होगा दोस्तों? ए विकल्प है थायमीन, बी है हीमोग्लोबिन, सी है राइबोफ्लेविन और विकल्प डी है डेक्सट्रोस। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, यानी राइबोफ्लेविन। सॉरी दोस्तों, इसका सही विकल्प है थायमीन। थायमीन B2 का अन्य नाम है, यह कहो आप रासायनिक नाम है। जो ए का पहला रासायनिक नाम है उसका नाम है रेटिनाल, ये याद रखें रेटिनाल। बी का है थायमीन, सी का है स्कारबिक एसिड, डी का है कैल्सीफेरॉल और ई का है टोक्योफेरॉल। और तो इन जो है विटामिन के रासायनिक नाम इनको जरूर याद रखें दोस्तों। ई विकल्प फ्लिक्विनन, जो विटामिन ई होता है उसको फ्लिक्विनन रासायनिक नाम है इसका। अगला सवाल है 14वां विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विकल्प ए है त्वचा, विकल्प बी है केश, विकल्प सी है अस्थि और विकल्प डी है रुधिर। तो जिस व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होता है यानी उसे जो रिकेट्स रोग हो जाता है उससे क्या प्रभावित होना है आपको बताना है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वो है विकल्प सी, यानी अस्थि। विटामिन डी की कमी से अस्थि प्रभावित होती है
आपको बता दें, हर विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं, इनको भी आप जान लें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग सी की कमी से होता है, और विकल्प डी यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स में आपकी अस्थि प्रभावित होती है। अगला सवाल है दोस्तों, आज का अंतिम सवाल भी है हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट का। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन ए मतलब पहला विकल्प है विटामिन ए, विकल्प बी है विटामिन बी, विकल्प सी है विटामिन सी, और विकल्प डी है विटामिन डी। तो आपको बताना है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपके दिन भर की पढ़ाई में इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद एक इम्प्रूवमेंट आया होगा। हमारी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे सवाल प्रोवाइड कराए जाएं। फिर भी अगर आपका कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम अपनी अच्छी वीडियो और महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक पहुंचा सकें। आपकी सफलता के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।